हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का जो क्लास 5 है, इससे पहले हमने 4 क्लास मतलब डिस्कस कर चुके हैं। तो आप नहीं आपने देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है उसके थ्रू मैंने बहुत चीज़ें जो है बताई हैं, क्लियर किया है। और मैं बहुत जल्द ही जो है कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको पूरा एक समझाऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। और अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या इनमें से सभी पर? तो जो एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो जो है विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी, समुदाय पर भी, क्योंकि इन सबका कहीं ना कहीं बालक के जो जीवन में है रोल होता है। विद्यालय स्कूल में जाएगा, वहाँ पर अगर कोई किसी भी प्रकार का उसे कोई प्रॉब्लम होती है या उसके साथ कुछ गलत घटना घट जाती है, तो उसके सीधे उसका जो इफेक्ट उसके माइंड पर होता है। परिवार में भी इसी तरह से जो है, परिवार में भी देखा जाता है कि परिवार में भी बालक को जो एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, ताकि वो अच्छी तरह से अपना आगे उसका जो है वृद्धि और विकास दोनों ही हो सके। और समुदाय में भी, जिस समुदाय में रह रहा है वहाँ पर भी जो है उसको कितना वैल्यू दिया जा रहा है, ये सब कुछ जो है उसके मानसिक पर प्रभाव डालता है। तो बालक का स्वास्थ्य जो है इन सभी पर, विद्यालय, समुदाय, परिवार, तीनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा वो डी होगा, इनमें से सभी पर। आगे देखते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को, या प्रखर बुद्धि बालकों को? तो हस्तशिल्प मतलब कि जो एक क्रिएटिव एजुकेशन है, तो ये किसको, ये इसकी हस्तशिल्प की शिक्षा तो ये जो है इसका आंसर जो हमारा बी होगा, पिछड़े बालकों को। ताकि ये जो बालक हैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में आगे अगर हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाएगी तो उनमें एक स्किल डेवलप किया जाएगा। तो ये जीवन में जो है अगर कुछ मतलब करके अपना जो जीवन को आगे, अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। तो हस्तशिल्प की शिक्षा जो है पिछड़े हुए बालकों को दी जानी चाहिए, क्योंकि सामान्य बालक करने में मतलब उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, उसको हर टाइप के जो है एजुकेशन दी जाए, क्योंकि वो कर सकता है। प्रखर बुद्धि वाले बालक जो हैं वो तो करेंगे ही। और इसमें मंद बुद्धि वाले बालक, तो मंद बुद्धि बालक को हम इसमें नहीं रखते हैं। वैसे मंद बुद्धि बालक जो है, ये जिनका IQ लेवल जो है 25 से कम होता है, मूर्ख जिनको बोला जाता है, मंद बुद्धि बालक में वो आते हैं। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने इसका प्रयोग करके जीवन में अपने जीवन का विकास कर सकें। आगे देखते हैं। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण जो विधि है इसमें में किया जाता है, अपना अध्ययन किया जाता है, या अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। तो निरीक्षण विधि क्या है? निरीक्षण विधि मतलब हम किसी का निरीक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना। तो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन जो है इसमें हमारा सी जाएगा, केस स्टडी टाइप। तो ये सी आंसर होगा, ये दूसरों के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं निरीक्षण विधि से। आगे देखते हैं। जो 19 क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन में दो तरह का मूल्यांकन होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन, और एक सबमेटिव असेसमेंट अर्थात इसका जो है संकलनात्मक मूल्यांकन। तो एक रचनात्मक होता है और एक संकलनात्मक होता है। तो जो रचनात्मक होता है वो हमारे ड्यूरिंग, मतलब कि जब भी हमारी एजुकेशन जब हम पढ़ाते हैं तो उसी के साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जो जो संकलनात्मक मूल्यांकन है, जो सबमेटिव असेसमेंट है, ये जो है एक परीक्षा के तौर पे अंत में लिया जाता है। इसमें जो सब पूरा विकास देखा जाता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द से ही समझिए, जिसमें एक करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी को भी शामिल किया जाता है। तो अर्थात इसके अंदर जो है इसका क्या अभिप्राय? संज्ञानात्मक या सह संज्ञानात्मक, ए या दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है इसका जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सह संज्ञानात्मक, मतलब जो हमारी बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो हमारी मतलब एकेडमिक ईयर जो पढ़ाई से संबंधित है, उसके अलावा हमारे आप लोग देखते होंगे कि क्लास में जो है एक स्कूल में गेम्स का पीरियड होता है, म्यूज़िक का पीरियड होता है। तो ये सब इसीलिए डाला जाता है ताकि
बच्चे का जो है पूरे व्यापक तरीके से इसका विकास हो सके। तो व्यापक मूल्यांकन में भी जो है इन सबको शामिल किया जाता है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसके सहसंज्ञानात्मक विकास का भी संज्ञानात्मक का भी जो है मूल्यांकन किया जाए। तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 जो है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? तो शारीरिक निःशक्त जो बालक होते हैं, या दृष्टि बाधित बालक होते हैं, या वाचन बाधित बालक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है वो दृष्टि बाधित बालकों के लिए किया जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेल लिपि की खोज की थी वो लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था। और जो ब्रेल लिपि जो लिखा जाता है, जो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये ईवीएस से संबंधित, ईवीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रेल लिपि जो है कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित है। और इसकी खोज जो है लुईस ब्रेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 21 जो है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा है? तो ये जो है गैसल ने कहा है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका ए होगा, गैसल ने कहा है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इसके आगे जो है, जैसे टर्मन ने, तो टर्मन ने क्या किया था, इन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया था। जैसे कि इन्होंने बताया था जो 25 से, जिनकी आईक्यू लेवल जिनका 25 से कम होता है तो वो जो है मूर्ख होते हैं, महामूर्ख में माना जाता है। और जिनका 90 से 110 आईक्यू लेवल होता है वो सामान्य बालक होते हैं। 110 से जिनका ज़्यादा होता है तो वो मतलब प्रतिभाशाली में आ जाते हैं। तो टर्मन ने जो है बुद्धि का वर्गीकरण किया था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 जो है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, मतलब उसके स्किल से, अभिक्षमता, जो इसका अभिक्षमता मतलब जो उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी से, या अभिवृत्ति से, मतलब उसके एटीट्यूड, या बुद्धि जो उसका इंटेलिजेंस है। तो मनुष्य का व्यवहार जो है मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो इसका आंसर जो है सी होगा, एटीट्यूड से। मतलब हम अपने लर्निंग के प्रति क्या हमारा एटीट्यूड है वो हमारा बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। क्वेश्चन 23 जो है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संप्रेक्षण कहलाती है, या ग्राहता कहलाती है, प्रदाता कहलाती है, या संचारकर्ता कहलाती है? तो जो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संप्रेक्षण। मतलब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से हमारा संवाद चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? संप्रेक्षण। ग्राहता मतलब जो ग्रहण करते हैं, मतलब सुनने वाले। और प्रदाता जो स्पीच देते हैं, जो वक्ता होता है, बोलने वाला। संचारकर्ता जो होता है वो कम्युनिकेटर। तो इस तरीके से होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उससे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, या उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच में उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि एक शिक्षक का साधन संपन्न होना मतलब उसके पास कितना ज्ञान है, और उसका ज्ञान का प्रयोग जो है अपने छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो किन विधियों का प्रयोग करता है, उनको किस तरीके से सॉल्व करता है, यही शिक्षक का जो है एक साधन होता है। तो इसमें जो है हमारा आंसर सी जाएगा कि शिक्षक को जो है साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनका अपने विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसको हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच में उनकी प्रसिद्धि, ये जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। और उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क तो वैसे ही नेगेटिव हो जाता है। उनके पास धन संपदा होनी चाहिए, इसके बारे में बात ही नहीं किया गया है। साधन संपन्न होना मतलब धन संपदा से कोई इसका रिलेट नहीं कर सकते, ये वैसे ऑप्शन जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 जो है, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन जो है प्रभावी होता है उसके व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या इन सभी में? जो बच्चे का संवेगात्मक समायोजन है वो प्रभावी होता है किससे? तो इसका जो है एक बच्चे के संवेगात्मक मतलब जो उसका इमोशनल जो समायोजन है, कैसे इमोशनल तरीके से वो एक दूसरे लोगों के बीच घुल मिल जाता है, उसका जो संवेगात्मक समायोजन है वो प्रभावित होता है व्यक्तिगत निर्माण में भी, उसके कक्षा शिक्षण में भी, उसके अनुशासन में भी। मतलब इसका आंसर जो है हमारा डी होगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो 26 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है
किसका? सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी जो है अवधि है। तो बच्चे का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या बताता है? तो इसका आंसर जो है डी होगा। बचपन जो बच्चों का जो बचपन है वो वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होती है। मतलब हर एक स्टेज पर जो है उनमें वृद्धि भी होता है, विकास भी। विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जो है एक टाइम के बाद जो है रुक जाता है। लेकिन जो बचपन में उसकी वृद्धि एवं परिवर्तन जो है एक अनूठी अवधि देखी जाती है। बच्चे में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आते हैं, क्योंकि वो जो बचपन का टाइम होता है वो उनके विकास का बहुत ही तेज़ी से उनका विकास उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 जो है, एक प्रमाणीकृत पठन जो परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। मतलब एक प्रमाणीकृत जो पहले से ही एक प्रमाणीकृत जो पठन है उसका परीक्षण लेने के लिए जो है एक 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक कुछ परामर्श दिए जाते हैं। क्या? कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करे। देखो, परीक्षण किसी बच्चे को जो है एक चीज़ के लिए टारगेट करना कि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना, तो ये वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। टेस्ट को प्रमोट नहीं करता है। जो हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है, जो हमारी बच्चों की साइकोलॉजी है, वो जो है टेस्ट लेने को प्रमोट नहीं करती। तो अच्छा प्रदर्शन करना, बच्चा कैसा भी प्रदर्शन कर सकता है, हमें मोटिवेट करना, हमें ये नहीं कहना है कि एक तुम्हें टारगेट करके कि तुम्हें अच्छा ही करना है, तो ये ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना। तो ऐसे एक ही चीज़ को जो है जो परीक्षा में आया हुआ है उन्हीं प्रश्नों को जो चिन्हित करके छात्रों से उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ये भी सही नहीं है। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, ये भी सही नहीं है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसमें जो है एक 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को जो है आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में जो आने वाला समान प्रकार कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो उनका अभ्यास करवाना, लेकिन किसी भी चीज़ को टारगेट करके नहीं करवाना है। एक नॉर्मल जो सभी में आता है तो वो उसको जो है अभ्यास कराना ताकि बच्चे अच्छा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। जो एक असंगठित घर से, मतलब एक परिवार से जो बच्चा आता है, वो किन किन चीज़ों की कठिनाई का अनुभव करता है? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो इसका आंसर जो है स्वतंत्र अध्ययन होगा, क्योंकि असंगठित घर से जो आने वाले बच्चे होते हैं उनको जो है पाठ तो सबके लिए एक वैसा ही होता है और उनको निर्देश जो है अध्यापक की तरफ वैसे ही दिया जाएगा, लेकिन जो उनका इन्वायरमेंट जो घर का है और जो विद्यालय का है, उन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से जो है वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो है पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका स्वतंत्र अध्ययन में जो है उन्हें कठिनाई अनुभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके वह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो देखिए, एक जो है उसके कभी पर भी किसी भी लेवल पे आप किसी भी बच्चे को, आपका मेन काम है जो है उसको मोटिवेट करते रहना, ये नहीं कि संतुष्ट होकर बैठ जाना कि नहीं ये बच्चा कर लेगा, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, वो कोई अलग सा बच्चा नहीं है, बाकी बच्चों की तरह ही उसको भी पढ़ाना है, तो ये भी आपका जो है ये नहीं है कि उसको अलग से बहुत अतिरिक्त गृह कार्य दे दें। वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे जो है अनुप्रेरित करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो हमारा आंसर जो है सी होगा। डी क्यों नहीं होगा? उसे अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है ये अभिभावकों को सूचित करने का कोई मतलब नहीं है कि इससे क्या है, बच्चों में ये भी हो जाता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये नहीं कहना है, बस बच्चे को मोटिवेट करना कि वो जितना है, यही नहीं कि बस बुद्धिमान, उसे और प्रेरित करें ताकि वो और भी आगे अच्छा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कुछ विद्यार्थी जो है कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे,
उन्हें चेतावनी देंगे कि वो अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। उन्हें रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब वो पढ़ना नहीं चाह रहे उस टाइम पे, तो ये नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती जो है एजुकेशन नहीं पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये जो है हम वैसे ही जो हमारा जो पेडागोजी है, ये पता है कि हमारा एक बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करता है। तो इसमें जो है उनको फोर्स नहीं करना है, ना ही उनको क्लास या कक्षा छोड़कर जाने के लिए कहना है, और ना ही उन्हें चेतावनी ये उनको डराना है कि आपके घर वालों को बता देंगे या प्रधानाध्यापक को, बल्कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने विषय के अनुसार आप ये देखें कि बच्चा किस तरह से, मतलब थोड़ा सब्जेक्ट से हट कर उसे कुछ बताएं, जिससे कि वो जो उसे उसमें इंटरेस्ट आए, तो वो कुछ अच्छा नया भी सीखेगा और उसे पढ़ने का मन भी करेगा, फिर आप उस सब्जेक्ट पर लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर जो है डी जाएगा। होप्स तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो और कैसा लगा ये भी बता सकते हैं कमेंट में। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी है इसी प्रकार से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, बिना सब्सक्राइब के नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो ही करना, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। और ऐसे प्रैक्टिस मैं करवाती रहूँगी। थैंक यू।